तो लेट्स सपोज एज इट इज ऑफ 100,000, तो इस 100,000 का 40% हम लेते हैं, बट दिस 40%, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाफ ईयर कन्वेंशन इज मल्टीप्लाई बाई 1/2, इसको हाफ कर देते हैं। तो अब इस सिचुएशन के अंदर 100,000 इंटू 40%, 40% मीन्स के हाफ हो जाएगा तो 20% हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर आपके पास जो है, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 20,000 आ गई। अब 100,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू जो है वो 80,000 रह जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर आप कंप्लीट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कंप्लीट डेप्रिसिएशन मीन्स कि उस पर 40% जो है ना वो चार्ज करनी है। तो जब 40% चार्ज करेंगे, सिंस ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी डिक्लाइनिंग की ही पर्सपेक्टिव है, तो इसमें अब बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 80,000 का 40%, 8 4 32, तो दिस इज 32,000। 80,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो दिस इज 48,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपने क्या करना है, ये जो 48,000 है, इसका 40% लेंगे। ये काइंडली बताएंगे कितनी अमाउंट बनेगी? $48,000 9600 नहीं 40%, दिस इज सर 19,200। ओके, दिस इज 19,200 और 40,000 में से माइनस करें 48,000 में से, दिस इज 28,800। नेक्स्ट ईयर इस 28,800 के ऊपर जो है ना 40% जो है ना वो चार्ज करेंगे। 11,520 8,000 का 40%, 11,520, ठीक है। और इसको 28,800 में से माइनस कर दें, 17,280 17,280। अब 17,280 पे चार्ज करेंगे, इसका 40%, 6912 6912 सर। 6912, तो 6912 17,280 में से इसको माइनस करें, 10368 10368। अब ये हाफ चार्ज हुई थी 1 2 3 4 ईयर्स हो गए। अब लास्ट में जाके फिर हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ठीक है, ये जो लास्ट में आपके पास अमाउंट बच गई है 10368, दिस कंप्लीट अमाउंट वुड बी टेकन एज डेप्रिसिएशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वल टू 0। तो लास्ट में आप इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ जो है ना वो कर देंगे। तो सिंपल ये जो आपका हाफ ईयर कन्वेंशन है, उस हाफ ईयर कन्वेंशन का जो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, उसमें सिर्फ पर्सपेक्टिव ये है कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और this is one of the most aggressive methods of the depreciation। इस aggressive method of depreciation के जो है ना वो रीजन ये है, बल्कि इसका जो है ना वो आप क्या करें 20% चार्ज करें, जो 40% का हाफ है जो है उसमें, यहाँ पे भी इसको 20% ही लिख लेते ताकि छठे साल पे नहीं जा रहा ये वाला, ये फिफ्थ ईयर तो नहीं बन रहा है इसका। जी ये हाफ आपने फर्स्ट ईयर में चार्ज किया था ना, यानी 6 मंथ्स यहाँ कंसीडर किए थे, ठीक है सर। 20%, और हाफ जो है ना वो लास्ट ईयर में जाके करेंगे, तो 6 और 6 मंथ्स ये 1 ईयर हो जाएगा। बाकी 4 कंप्लीट ईयर्स हैं, 1 2 3 4, तो टोटल मिलाएंगे तो ये 5 ईयर आपके बन जाएंगे। राइट सर। ये तो आई थिंक ये मेरी क्लास भी होती है पापा चुप।
तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में दें। इसमें अब सिर्फ जो फर्क है ना वो ये है कि देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन मोर इन द इनिशियल ईयर्स एंड when you will move forward in the upcoming year the amount of depreciation would be low. तो नॉर्मली ये होता है कि कंपनी जब स्टार्टअप में होती है, इनिशियल जो उनका स्टेज होता है, तो वहां पे उनके रेवेन्यूज कम होते हैं, तो टैक्स बेनिफिट को जो है वो गेन करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं कि एग्रेसिव मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को जो है ना वो यूज करती हैं, ताकि उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी लो हो। प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी तो टैक्स बेनिफिट भी उनको ज्यादा जो है ना वो मिलेगा जो है उसमें। तो उसमें जो अकाउंटिंग जो पर्सपेक्टिव है, जो रिपोर्टिंग है, उसमें सिचुएशन जो है ना डिफरेंट जाएगी। तो दिस इज बेसिकली डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और डबल डिक्लाइनिंग में भी जो है ना हाफ। अब इसके अंदर जो जिस चीज को रूम को प्ले किया जाता है, शायद इन एग्जांपल्स में भी आप लोगों ने देखा हो, अब डिस्कशन थोड़ी सी उधर चली जाएगी, कि जब आपने एसेट 1 दिसंबर को चार्ज किया है, सॉरी 1 जनवरी को एक्वायर किया है, तो इस पे कितने टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? अगर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर पे, फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 ये तो पूरा पूरा रहेगा ना फिर साल? सर साल ही करेंगे। बिल्कुल जो है ना हाफ ईयर का करेंगे, हाफ ईयर का। अच्छा, इसमें अगर एक्विजिशन जो है, नहीं फॉरगेट अबाउट दिस डिक्लाइनिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। फॉर एग्जांपल इफ योर फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, मींस कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर रहे हैं, तो इफ यू एक्वायर द एसेट ऑन 1 जनवरी एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन 31 दिसंबर, तो कितने टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 1 ईयर से 1 ईयर। 1 कंप्लीट ईयर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रीजन बीइंग कि आपके जो है डेप्रिसिएशन जो है, जितना टाइम पीरियड आपने यूज किया है उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। तो कंप्लीट ईयर यूज किया तो उसको आपने कर दी। बट इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस कि अगर आपने एसेट जो है परचेज किया है 30 अप्रैल के ऊपर, अब डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? हाफ ईयर की सर। सर कुड भी पॉसिबल है कि सर कि अगर हम लोग फिर साल की निकाल के फिर उसको 12 से डिवाइड पर करके, एक पॉसिबिलिटी तो क्या है 8 मंथ्स की करें, कि जितने मंथ्स यूज किया उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें। ठीक है, क्योंकि 12 मंथ्स यूज किया था फुल ईयर चार्ज कर दी, 8 मंथ्स यूज किया तो 8 कर दे। तो एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप क्या कहते हैं कि ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं, तो आपने पॉलिसी ये रख ली कि अगर 6 मंथ से ज्यादा एसेट यूज किया है, तो इररिस्पेक्टिव 7 मंथ यूज हुआ है, 8 हुआ है, 10 मंथ यूज हुआ है, हम क्या करेंगे? फुल ईयर चार्ज करेंगे। तो आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब दोनों ये ऑप्शंस आपके पास जो है ना वो अवेलेबल हैं जो है उसमें। तीसरी ऑप्शन क्या है कि आप कहते हैं कि अगर लेस देन 1 ईयर होगा तो उस साल हम डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज करेंगे। पॉसिबिलिटी है, आपकी चॉइस है। आप मंथ्स में नहीं जाना चाहते, आप ये नहीं कहते 6 महीने की चार्ज करेंगे, 5 महीने की करेंगे, 4 महीने की। तो जिस ईयर में कंप्लीट ईयर होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर कंप्लीट ईयर नहीं है, कुछ मंथ्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन मंथ्स को इग्नोर कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो मंथ 6 मंथ से ज्यादा हैं, 6 मंथ से कम है, आप डेप्रिसिएशन ही चार्ज ना करें। तो आप देखें तीनों पर्सपेक्टिव में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड वेरी। तो वो अमाउंट वेरी करने से आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो वेरी कर जाएगा। अब ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, जो आपके अकाउंटिंग जो रूल्स आपके पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनमें ये रूल्स आपके पास अवेलेबल है कि आप उसके जो है ना फुल ईयर डेप्रिसिएशन पे भी जा सकते हैं, लेस देन ईयर पे भी जा सकते हैं, और लेस देन ईयर में आपके पास ये भी चॉइस है कि उसको फुल ईयर पे कन्वर्ट कर लें या बिल्कुल उसको नेट ऑफ करके जीरो कर दें। तो सिर्फ इन रूल्स को प्ले करके आप अपना करंट ईयर एक्सपेंडिचर चेंज कर सकते हैं, उस करंट ईयर एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। सर थैंक यू वेरी मच। जो चीज़ अभी यहाँ पे बड़ी वाज़ेह और क्लियर हुई सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट आपने एक्वायर किया उसकी जो भी बुक वैल्यू है, एक तो ये परमानेंट चीज़ है और एक उसका यूजफुल लाइफ है, दैट इज परमानेंट। हमने उस यूजफुल लाइफ के ऊपर उस बुक वैल्यू को डेप्रिसिएशन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द यूजर के क्या वो एग्रेसिव डेप्रिसिएशन करना चाहता है, स्ट्रेट लाइन करना चाहता है, और या डबल लाइन करना चाहता है, जिस तरह भी। तो बेसिकली हमारी यानी वो जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है वो हमने 5 सालों में उसके ऊपर उसको डेप्रिशिएट करके उसको बैलेंस कर देना है। जी बिल्कुल, तो दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें डेप्रिसिएशन में जनरली एक मिसकंसेप्शन है, वो हम कहते हैं कि इट इज द वियर एंड टियर ऑफ द एसेट जो है ना उसमें। It's not the proper definition. Depreciation is basically the systematic allocation of cost of an asset
over its estimated useful life. जो बात अभी आपने की है ना, बिल्कुल वही चीज है जो है ना, it is the systematic allocation of cost of an asset over its estimated useful life. कि वो अब सिस्टमैटिक जो है वो सेम भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो हर साल आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम आएगी, और वो वेरी भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो आप यूज कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, उस कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं यूजफुल लाइफ के ऊपर, विद एक्सेप्शन ऑफ ओनली वन मेथड। जो हमने वो जब सीमेंट कंपनी वाला केस जो है ना डिस्कस किया था, तो उसमें हमने किया भी था कि देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, जहां पे यूजफुल लाइफ की बजाय हम क्या करते हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को बेस के तौर पे ले सकते हैं। तो वहां जाके फिर डेप्रिसिएशन जो है ना वो आपकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली जो है ना वो अकाउंट फॉर नहीं होगी, बल्कि वो यूजफुल जो है ना एक्सपेक्टेड जो आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। That's right. और Thank you, sir. वेलकम। और बाकी सब मेथड्स में ये जो डेप्रिसिएशन है, चाहे हम स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग यूज कर रहे हैं, डबल डिक्लाइनिंग यूज कर रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज दिस कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे ज्यादा है या कम है, आपको ये अमाउंट चार्ज करनी है जो है ना उसमें। लेकिन व्हेन यू गो टुवर्ड्स द यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड, देन दैट डेप्रिसिएशन बिकम्स द वेरिएबल कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली चेंजिंग विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट जो है ना। ठीक हो गया जी? वंडरफुल सर, बहुत शुक्रिया। और एक और मजे, वेलकम जी, और एक और मजे की बात है कि ये जो आपकी जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, इट्स एन नॉन कैश एक्सपेंस। कैसे? क्योंकि सर हम इसका जो कैश है वो तो इनिशियली जब हमने परचेज किया तो वो हम पे कर चुके हैं ना, तो फिर जो एनुअली हम काउंट कर रहे हैं सारा, तो उसमें वी आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ कैश, वी आर जस्ट उसको जो है ना हम यहाँ पे कंपनसेट कर रहे हैं। तो ठीक है, और उसका बैक एंड के ऊपर वो अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल है जिसको मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि रेवेन्यूज ऑफ ए पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। कि जिस साल आपने रेवेन्यू अर्न किया उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको उसी साल के रेवेन्यू में से एडजस्ट करना है। तो ये जो मशीनरी आपने ली है, इसको क्योंकि आपने 5 साल यूज करना है, तो उसकी कॉस्ट को भी आपने क्या करना है, 5 साल में डिवाइड करना है, क्योंकि उससे रेवेन्यू 5 साल आप क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो उस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, इन एसेट्स को उनकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करते हैं, ताकि रेलिवेंट जो एक्सपेंस है उस पर्टिकुलर ईयर का उस साल अकाउंट फॉर हो जाए, ताकि उस साल का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हुए हम उसको अकाउंट फॉर करें। अदरवाइज अगर हम ये भी तो कर सकते हैं कि 5 साल तो कोई डेप्रिशिएट ना करे, 5 साल के बाद एकदम उसकी वैल्यू जीरो कर दें, ऐसे भी तो कर सकते थे कि 5 साल यूजफुल लाइफ है तो 5 साल इस्तेमाल करते हैं, 5 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू जीरो कर दें। लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से नहीं करते कि वो मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन है कि आप हर साल रेवेन्यू तो अर्न करके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते रहें, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड जो एक्सपेंस है उसको आपने अकाउंट फॉर नहीं किया। और जो नॉन कैश की मैंने बात की थी वो इसी वजह से है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप अपनी नेट इनकम में सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं। वो इस वजह से कि आप अपने प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कैश के अंदर। तो जितने नॉन कैश आइटम्स हैं जिनको पहले आपने माइनस किया है उनको आप ऐड बैक करते हैं, ताकि वो प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में। और फिर बाकी एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये खैर ये इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग हो गया या अकाउंटिंग, इस पे तो जितनी बात करें उतनी जो है ना वो कम है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट वगैरह नॉर्मली ऑफर किया जाता है वो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन और उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं या उनके अंदर जो रूम्स अवेलेबल हैं वहाँ वो डिटेल में जो है ना डिस्कस होती हैं जो है उसमें। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर दिस कोर्स, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड अनदर टॉपिक that is somewhat again related to accounting and finance, you know, जी, risk management. But before going towards the risk management, what basically is risk? Sir, any unforeseen event? Okay. Sir, any uncertainty which can positively or negatively impact the project or situation or task. ठीक है, any uncertain situation, any uncertainty that can positively or negatively affect the business organization is basically considered as risk जो है ना, ठीक है। Risk arises from the uncertainty, but all the uncertainty do not carry risk. Sometimes these uncertainties are riskier for you जो है ना उसमें।
only it would be risk when the possibility of unfavorable outcome of an uncertainty is considered as risk. देखें फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो है फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी गंदम की फसल जो है ना वो बिल्कुल तैयार है, पक रही है, जो है ना हार्वेस्टिंग के करीब है, तो इस टाइम पे ज़ालाबारी होना या जो बारिश होना उनके लिए रिस्क है। जी सर। बहुत बड़ा रिस्क है सर। बहुत बड़ा रिस्क है, सारी फसल जो है ना वो तबाह हो सकती है जो है ना उसमें। लेकिन यही बारिश एक बंदा जो इस टाइम पे जो है ना वो मुनाल में आज अफ्तारी करने के लिए जो है ना वो जा रहा है जो है ना उसमें, और इस बारिश की वजह से जो है ना वो मौसम प्लेजेंट हो गया है, तो यही बारिश क्या उसके लिए रिस्क है? एंटरटेनमेंट है सर उसके लिए तो मुनाल वालों के लिए पॉजिटिव रिस्क है। मुनाल वालों के लिए पॉजिटिव रिस्क है। जी ठीक है सर, इसलिए तो इसमें है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्क हो सकता है। तो पॉजिटिव जब हमारे लिए अच्छा होगा, सक्सेस होगा, तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। हाँ, तो आउटकम ऑफ एन अनसर्टेनिटी में इवन भी फेवरेबल जो है ना, ठीक है, इज दैट रिस्क इन सर्टेन केसेस? यस, दैट स्टिल कैन बी जो है ना वो रिस्क जो है ना, बारिश होना तो जो है ना वो फेवरेबल हो सकता है जो है ना उसमें, लेकिन ऐसा हुआ कि खुदा ना खास्ता जो है ना ज्यादा बारिश होने की वजह से कोई लैंड स्लाइडिंग होगी या गाड़ियों का खुदा ना खास्ता बीच में एक्सीडेंट हो गया और रोड ब्लॉक होगी, तो अब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उस बारिश की वजह से मौसम तो बहुत सुहाना हो गया था, लेकिन मौसम सुहाना होने की वजह से इतने ज्यादा लोग जो है ना वहां चले गए कि रोड ही ब्लॉक होगी जो है ना उसमें, 2-4 किलोमीटर की जो है ना वो लाइंस लग गई, या बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से अफ्तारी का प्लान करके तो आप गए थे, लेकिन दामने को भी पहुंचने से पहले जो है ना आपको वापस आना पड़ा जो है ना उसमें। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सिचुएशन फेवरेबल थी, मौसम भी बड़ा जो है ना वो इंजॉयबल था, लेकिन वो इंसिडेंट जो है ना वो आपके लिए क्या हो गया, फेवरेबल नहीं रहा जो है ना उसमें। तो उस कंडीशन के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी जो है ना वो क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। या फॉर एग्जांपल आपने गेट टुगेदर अरेंज किया, कोई फैमिली इवेंट है, उसमें ऐसी सिचुएशन है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कि 200 गेस्ट आने हैं जो है ना उसमें, तो अगर 200 गेस्ट आपने अरेंजमेंट की हुई है और बंदे आपके पास सिर्फ 50 आते हैं, तो रिस्क है कि खाना जो है ना वो आपका ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि 200 बंदे बुलाए हुए थे और 500 बंदा आ गया, फेवरेबल तो है कि जिसको बुलाया था हर बंदा खुद नहीं आया, बल्कि घर से भी 2-4 जो है ना साथ लेके आ गया है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इट इज फेवरेबल, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन भी आपके लिए क्या बन सकती है, रिस्कियर बन सकती है कि अगर खाना अब कम हो गया तो खैर नहीं है, उन्होंने कहना है जी कि हम इतने दूर से आए भी हैं, इतने लोग जो है इतना ट्रैवल करके भी आए, स्पेशली शादी में शिरकत के लिए आए, और जब पहुंचे तो खाना ही वहां पे नहीं था जो है ना, या उसकी अरेंजमेंट करने में आप परेशानी में पड़ गए। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंसिडेंट वाज पॉजिटिव, बट स्टिल इट बिकेम uncertain, that uncertainty that has a positive outcome, that has become a risk for you जो है। जी आसिम साहब आप कुछ कह रहे हैं? सर इसमें ये हम रोड कंस्ट्रक्शन में इस तरह होता है सर कि हम नॉर्मली कटिंग करते हैं, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे सर वो जो कटिंग होती है वो मोस्टली जो है ना वो डिस्पोज ऑफ प्रॉपर नहीं हो सकती। लेट से जहाँ पे अगर हमने ब्लास्टिंग की है या वो है, तो कुछ ना कुछ उसका रेजिडुअल मटेरियल जो है ना वो रह जाता है, तो वो बेसिकली जब बारिश तेज होती है सर, तो इसके साथ ना वो जो रेजिडुअल मटेरियल है वो नीचे आ जाता है सारा ना सर, तो वो एक तरह से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, और वो जो रनिंग वाटर है उसके अंदर निकल के तो वो नीचे चला जाता है, और वो जो बाद में उसने रोड को डैमेज करना है तो वो पहले ही सर वो जो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं, मतलब इट इज़ वन ऑफ द वो है। तो इसी तरह सर कई जगहों पे ऐसे भी होता है जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे भी बाज़ जगहों पे जो है ना वो चीज़ें ज़रा फेवरेबल हो जाती हैं, मतलब रोड की कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो मतलब ये इट इज टू वे के किसी जगह पे सर ये अपॉर्चुनिटी भी आपको अच्छी प्रोवाइड कर देता है, फेवरेबल हो जाती है जो ना, बिल्कुल ऐसे ही है जो ना उसमें। आप एक साइड पे देखें तो ये कोरोना है तो उसने क्या किया है, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है। दूसरी साइड पे आप वो जो लोग जो मास्क का बिजनेस कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स का कर रहे हैं जो है ना, इवन फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं जो ना उसमें, उनसे पूछें तो उनको तो 4 चांद लग गए कि जो है ना कि जो प्रॉफिट शायद उन्होंने 5 साल में भी ना एक्सपेक्ट किया हो वो 6 महीने के अंदर कमा लिए। तो एक साइड पे तो इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है, जैसे पोल्यूशन में बड़ी कमी आई है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है सर। जी जी, उसमें जो है ना वो है। तो नॉर्मली हम ये परसीव करते हैं कि रिस्क इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव आउटकम जो है ना उसमें,
बट सम टाइम वो जो पॉजिटिव जो पर्सपेक्टिव है दैट कैन आल्सो बिकम द रिस्क ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सम टाइम वही जो अनसर्टेनिटी है जो कुछ लोगों के लिए जो है एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रही है, दूसरों के लिए वो पॉजिटिव भी आ सकता है। वही जैसे अभी हम वो इवेंट का कर रहे थे कि कोई आप घर में जो है ना वो लेट्स सपोज शादी है तो आपने 200 लोगों के अरेंजमेंट किया होता, तो अगर 500 आ जाते हैं तो जिनसे खाना बनवा रहे हैं उनके तो मजे हो गए ना। तो आपकी तो अनसर्टेनिटी है जो है ना, लेकिन वो अनसर्टेनिटी उनके लिए क्या होगी, फेवरेबल पर्सपेक्टिव में आ गई। और उनके लिए भी ये अनसर्टेन है कि 11th आवर के ऊपर ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ज्यादा डिमांड कर सकता है। तो वो जो कस्टमर का ज्यादा डिमांड करना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इट इज एन अनसर्टेन सिचुएशन फॉर देम, बट दैट इज फेवरेबल फॉर देम। ठीक है, लेकिन अगर वो उस टाइम पे नहीं मैनेज कर सकते तो वो फेवरेबल अपॉर्चुनिटी भी क्या हो सकती है, उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है। कि यार बात यह है कि जब आपसे जो है ना, ये पहले भी बोला था कि ज्यादा लोग हो सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट आपने इंश्योर करनी है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने कमिट किया था कि ज्यादा लोग हो भी जाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन 11th आवर पे आप नहीं डिलीवर कर पाए जो है उसमें। ठीक है जी, सर इट्स अ टू एज सॉर्ड। जी जी सर, इसमें ये कैन वी से दिस थिंग कि इसके जो ओवरऑल नेट इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, बट उसका जो एक अल्टीमेट नेट इफेक्ट आ रहा है वो किस आई मीन कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, वो पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना देन वी कैन कॉल इट रिस्क और अपॉर्चुनिटी। देखें, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहता हूँ, नॉर्मली वी आर कंसर्न विद द डाउन साइड इफेक्ट्स आल्सो जो है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो सैलरी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं जो है ना उसमें, और नेक्स्ट डे आप जाते हैं जो है ना वहां पे आपको पता चलता है कि सैलरी आपकी गॉड फॉरबिड 50% जो है ना वो स्लैश कर दी गई है जो है ना उसमें। तो बहुत बड़ा रिस्क है कि जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल साथ जो है ना वो लाइबिलिटीज भी हैं, एक्सपेंसेस भी जो है ना मीट करने और सारी चीजें। ऐसा भी तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो है ना ऐसी सिचुएशन है कि आपको बॉस ये कहता है कि आपकी सैलरी में हमने 50% जो है ना वो इंक्रीमेंट लगा दी है जो है ना उसमें। ठीक है, ये भी तो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना कि बोनस मिल सकता है, बोनस नहीं भी मिल सकता जो है ना उसमें, इंक्रीमेंट मिल सकती है, इंक्रीमेंट नहीं भी मिल सकती। अब इंक्रीमेंट का मिलना कोई उसको रिस्क कंसिडर नहीं करता, क्योंकि हमेशा वी आर मोर जो है ना वो कंसिडर्ड अबाउट द डाउन साइड इफेक्ट, क्योंकि उसके रिपरकशन जो है ना वो हमें लगते हैं कि ये ज्यादा डैमेज करेगी। सैलरी बढ़ जाएगी तो वो तो और फायदा है जो है ना उसमें, लेकिन अगर ये है कि वो कम हो जाती है तो हम उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से जर्नली जब बुक्स में आप देखेंगे तो बुक्स में जब रिस्क की डेफिनेशन भी हम करते हैं या बात भी करते हैं, जैसे स्टार्ट में किसी ने बात भी की थी कि जो है इट इज अनसर्टेनिटी अबाउट दी नेगेटिव जो है ना हैपनिंग ऑफ एनी नेगेटिव आउटकम जो है ना उसमें। तो जनरली जब हम रिस्क को जो है ना वो कर रहे होते हैं तो हम डाउन साइड रिस्क की बात कर रहे होते हैं, उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है ना वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो वी कंसीडर इट एज अ रिस्क, अगर वो पॉजिटिवली जो है ना वो आ रहा है तो वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, वी डू नॉट टेक इट एज अ रिस्क। हाँ, अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल नहीं कर पाते तो देन इट इज बेसिकली अ रिस्क फॉर यू। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई टेक रिस्क जो है ना उसमें। नंबर 1 इज बिकॉज यू हैव टू जो है ना उसमें। देयर आर सर्टेन रिस्क विच आर अवॉइडेबल, देयर आर सर्टेन रिस्क विच आर अनअवॉइडेबल जो है ना उसमें। ठीक है, जैसे शादी है तो क्या आपका ख्याल है जो है ना, इज इट अवॉइडेबल रिस्क और अनअवॉइडेबल जो है, और इज इट अ रिस्क? ये तो आप जैसे लोग बता सकते हैं। So it is a risk. Hazard, sir, hazard. It is a risk, sir, and it contains opportunity too. बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो जितने लोग वो ये जिसने कहा था ना किसी ने कि ये तो आप ही बता सकते हैं जो है ना, ये आपने उन्हें मोटिवेट कर दिया है जो है ना उसमें। नॉर्मली देखें, क्रिकेट की आप जो है ना एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल यू आर अ बैट्समैन, क्योंकि आप क्या करें, किसी जो है ना वो बॉलर को फेस कर रहे हैं। अब जो विकेट में आती हुई बॉल है तो यू हैव टू प्ले इट जो है ना उसमें। अगर उसको आप छोड़ते हैं तो दो ही ऑप्शन है, या तो क्लीन बोल्ड होंगे या आप एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो आपका सर्वाइवल का चांस नहीं है जो है ना उसमें, बिकॉज इट्स मैंडेटरी टू टेक अप दैट रिस्क, इट इज अनअवॉइडेबल। उसको आप जो है ना वो डिफ्यूज नहीं कर सकते, हर सूरत में आपने टेकअप करना है। अगर नहीं करेंगे तो मरेंगे। तो उस सूरत में जो है ना व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अप दैट रिस्क। एंड द सेकंड थिंग इज समटाइम इट हैपेंस के यू कैन अवॉइड दैट रिस्क, लेकिन आप क्या करते हैं, रिटर्न के चक्कर में जो है ना उसको
रिस्क को ले लेते हैं। जैसे आपने नॉर्मली देखा हो, जैसे क्रिकेट की एग्जांपल ले रहे हैं कि जो विकेट में आती हुई बॉल होती है तो उसको तो बैट्समैन बड़ा कॉशियसली खेलता है, जो है ना, ज्यादातर यही होता है कि उसको बड़ा जो है ना वो सामने आके जो है ना उसको रोक देता है बॉल को, तो ठीक है ना, कि आउट ना हो सके। लेकिन जरा सी जो बॉल विकेट से बाहर होती है उसको जो है ना वो हिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी हिट करने पे उसी रिस्क के ऊपर जो है ना वो क्या होता है कि उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, जो है ना बाउंड्रीज भी स्कोर कर सकते हैं, रन भी जो है ना वो स्कोर कर सकते हैं। अब शहीद अनवर से किसी ने पूछा है कि यार बात ये है कि तुम हमेशा ये जो ऑफ साइड पे कट करते हुए जो है ना वो आउट होते हो, तो जब तुम्हें पता है कि ये बाहर जाती हुई बॉल है तो इसको जब खेलने की कोशिश करोगे आउट होगे, और इन बॉलर्स को भी पता है, इन टीम्स को भी पता है कि इसने यहाँ पे आउट होना है, वो तुम्हें बॉल कराते हैं, तो तुम क्यों बॉल खेलते हो? तो उसने कहा आपने ये बात तो नोटिस की है कि मैं यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन जो है वो 70% टाइम मैं इधर आउट हूँ, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया जो मैं 80% जो रन स्कोर करता हूँ वो भी इसी साइड पे करता हूँ। तो एक साइड पे जो है ना वो मेरा वीक पॉइंट है कि बाहर जाती हुई बॉल को खेलते हुए आउट हो जाता हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी ये है कि ज्यादा मैक्सिमम रन्स भी जो है ना वो यहाँ पे स्कोर होते हैं। अब अफरीदी को आप ले लें तो आके पहली बॉल पे उसका होता था कि छक्का लगा दूं जो है ना उसमें। अब क्यों वो छक्का लगाना है? क्योंकि लोग ये चाहते थे कि अफरीदी आके जो है ना वो चंद जो है ना वो हिट्स लगाए, जो है ना उसमें एक फास्टेस्ट 50 बना जाए, जो है ना, ठीक है, ज्यादा रन स्कोर कर दे। तो क्योंकि वो हाँ अफरीदी चांद चढ़ाई है सर, अफरीदी वैसे चांद चढ़ा देता उधर कई दफा, जब पहली बॉल पे आते ही आउट हो जाता था, और उसके बाद लोगों की जो हालत होती थी जो है ना गुस्से में, वो भी बुरा है जो है ना सर। बट एनीवेज पीपल लाइक्ड हिम लाइक दैट, ठीक है, दे वांटेड हिम टू प्ले लाइक दैट एंड ही यूज्ड टू प्ले। तो बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट, दैट्स व्हाई यू टेक रिस्क जो है ना। तो सम टाइम वो रिस्क अवॉइडेबल होते हैं, लेकिन उन रिस्क को लेने से आपको जो है ना क्योंकि रिटर्न मिल रहा होता है, इस वजह से आप उसको टेकअप करते हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसको घर में सेफ में जो है ना, सेफ कस्टडी में जो है ना वो रख दें, तो वो पैसा सेफ तो हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन उसी पैसे को आप क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, उसी पैसे से कोई बिजनेस कर लेते हैं। तो रिस्क तो है कि फेलियर हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन उस रिस्क के अगेंस्ट बेनिफिट क्या है कि यू कैन अर्न रिटर्न ऑन दैट जो है ना। तो घर पड़ा पैसा तो उतना ही रहेगा, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट रिवॉर्ड आउट ऑफ इट, यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट जो है ना उसमें। And risk aversion is basically a situation where normally risk is avoided, ठीक है। तीन आप लोगों ने शायद फाइनेंस में उसको पढ़ा भी हो, कुछ लोग रिस्क सीकर्स होते हैं, दे ट्राई टू टेक रिस्क जो है ना उसमें, रिस्क टेकर्स होते हैं। कुछ रिस्क अवर्स होते हैं जो रिस्क को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं जो है ना उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि आप में से उसको एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपको कोई एक दोस्त ये ऑफर करता है कि यार कि आपके पास अगर कोई जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा हूँ, इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे साथ आके पार्टनरशिप कर लें। तो इस पार्टनरशिप में जो है ना करंटली मुझे जो है ना प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो यही अगर रेट जो है ना चलता है तो हम आपस में 20% जो है ना जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वल जो है ना वो शेयर कर लिया करेंगे जो है ना उसमें। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि बैंक में जो प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, बैंक आपको ऑफर करता है कि 8% के ऊपर हमारे पास डिपॉजिट करवा दें। अब जो रिस्क सीकर होगा वो ये कहता है कि यार कि 20% रिटर्न है, बेनिफिट बहुत है, चलो रिस्क भले मिल रहा है जो है ना, इसमें रिस्क फेस करना पड़ रहा है, लेकिन बेनिफिट भी तो ज्यादा है, तो वो क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। जो रिस्क एवर्स है, ही फील्स के यार बात ये सारी जिंदगी तो कभी जो है ना बिजनेस किया नहीं है, और लोगों के फ्रॉड भी हैं, और पाकिस्तान में तो पार्टनरशिप वैसी कभी नहीं चलती जो है ना उसमें। तो ये ना हो कि जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है उसको बिजनेस पे लगा दें, तो जो पास कोई पैसा पड़ा था वो भी जो है ना जाया हो जाए, तो उस सूरत में वो क्या करते हैं, उसको उठा के जो है ना बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट जो है ना, इट्स अबाउट द एप्टीट्यूड। अगर आप रिस्क जो है ना वो लेना चाहते हैं तो इट्स बेटर ऑफ कि यू शुड गो फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, बस ठीक है एक रीजनेबल रिटर्न आ जाती है, दैट्स मोर देन इनफ, तो यू कैन डिपॉजिट योर अमाउंट इन दी बैंक जो है ना उसमें। तो दैट्स द काइंड ऑफ द रिस्क अवर्जन कि आप क्या कर सकते हैं, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि बाहर जाती हुई बॉल आपको जो है ना स्कोर तो देगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें कि बाहर जाती हुई बॉल को छोड़ दें, ठीक है, तो उसके ऊपर रिस्क ही ना लें कि आउट ही ना हो। टेस्ट मैच में आपने देखा ना कि वो नॉर्मली कुछ बैट्समैन ऐसे होते थे, यूज हमारे टाइम में जो है ना एक शोएब मोहम्मद होते थे जो है ना उसमें, वो मेरे ख्याल में 100 बॉल्स खेल के 10 स्कोर किया होता था। तो होता यह था कि जो बॉल बाहर जानी है छोड़ देनी है, जो बॉल बाहर जानी है वो छोड़ देनी है जो है ना उसमें। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्क अजहर अली भी सर सही है।
जी सर हमारे दौर में मिसबा है। आपके दौर में मिसबा नहीं यार, मिसबा को तो जो है ना बेचारे को टुक टुक कह के उसने अपने आप को वाकई प्रूव किया कि वो टुक टुक नहीं है, उसने तो एंड पे बड़ी फिर तबाहियां निकाली थी, ठीक है। सेंचुरी लेकिन और एक सेंचुरी है टेस्ट मैच की सर। हाँ जी, टेस्ट में फास्टेस्ट सेंचुरी जो है ना स्कोर की जो है ना। और दूसरी एक और बात भी देखें, जिस टाइम मिसबा ने टेक ओवर किया था ना टीम को, उस टाइम आप टीम की सिचुएशन देखें कि क्या थी। हमारे ऊपर जो है ना वो बॉल टैंपरिंग और जो ना वो सलमान भट्ट का उसका केस हुआ था, उसके बाद सारी टीम बिल्कुल डिटीरियरेट हो गई थी। अब पूरी टीम में एक बंदा ही होता था जो विकेट पे खड़ा होता था, बाकी तो आते जाते थे जो है ना उसमें। तो देयर वाज अ नीड दैट देयर शुड बी 1% जो कम से कम विकेट को होल्ड करके रखे, एंड ही प्लेड दैट रोल। और लेटर ऑन जब वो ज्यादा उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, प्रैक्टिस से मैच विन किए सर। हाँ उससे किया है जो है ना उसमें। तो देखिए इट्स अ स्टाइल, इट्स एन एटीट्यूड जो है ना उससे। सम टाइम योर टीम नीड्स यू, ठीक है, दैट यू शुड स्टे देयर, तो वहां पे आपको उस तरह से खेलना है जो है ना करते हुए। तो ये अच्छा फैसिनेटिंग तो लगता है जो है ना उसमें कि हर बॉल पे आके जो है ना वो छक्का लगा देना, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें चांसेस आउट होने के जो है ना वो भी जल्दी हैं। तो अगर आप 1-2 ओवर्स के बाद आउट हो जाएंगे तो 50 ओवर्स खेलने हैं, तो 15 ओवर में टीम जो है ना बाहर है, तो क्या मैच जीतेंगे। तो सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आज एक चीज नई सीखी हमने सर। जी जी, कि आपको माशाल्लाह क्रिकेट से लगाव ठीक ठाक है। अच्छा जो है ना, नहीं वो जरा असल में समझाना थोड़ा सा ये रिस्क का उसके लिए इजी है, क्योंकि जिन लोगों का फाइनेंस के साथ बैकग्राउंड नहीं है उनको वो फाइनेंशियल एग्जांपल्स देना कि जी कि आप इस तरीके से रिस्क को टेक अप कर सकते हैं, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है ना वो इजी है जो है ना उसमें। और क्रिकेट से वाकई जो है ना वो लगाव रहा है जो है ना। बहुत अच्छा। आपकी दोनों एग्जांपल जो है ना सर डॉट ऑन टारगेट है, एक वो शादी वाली और एक ये क्रिकेट वाली से बिल्कुल ठीक है जी। सर मैं ये कह रहा था कि सर ने जिससे स्टार्ट लिया था वो ज्यादा मुनासिब। अच्छा जो है ना असल में जरा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो है ना उसको अवॉइड किया।